मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे। भारत विकास परिषद, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत। आइए भारत विकास परिषद के बारे में कुछ और जानते हैं प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्री के द्वारा। अगस्त 1947 वो तारीख जो भारतवर्ष के लिए एक नई उम्मीद और नई उड़ानों का सपना सजोए आई। तिरंगे का आंचल ओढ़े देश ने नई स्फूर्ति की ओर उड़ान भरी। अब देश आजाद था। एक तरफ आजादी की खुशी तथा दूसरी ओर देश और समाज को संगठित करके उन्हें उन्नति एवं एकता की राह पर ले जाने की चुनौती आगे बढ़ी थी। देश विकास की राह पकड़ के रहा था। तभी हमारे पड़ोसी देश चीन ने साजिश के तहत 1962 में हमारी सीमा पर हमला किया।
इस युद्ध में लगभग 3,200 सैनिक शहीद हुए और हजारों की संख्या में सैनिक अपंग हुए, जिन्हें दोबारा खड़े होने के लिए कृत्रिम अंगों की आवश्यकता थी। और पर्याप्त सरकारी सहायता प्राप्त न होने के कारण इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए स्वर्गीय लाला हंसराज और डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्म शताब्दी वर्ष 1963 में सिटीजन काउंसिल की स्थापना की, जिसके माध्यम से सैनिकों को बड़ी मात्रा में सहयोग एवं संबल प्रदान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सर संचालक पूजनीय बाला साहब देवरस जी की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चल के सेवा और सहयोग की भावना सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आगे बढ़कर पूरे देश में फैले इस भाव के साथ सिटीजन काउंसिल से भारत विकास परिषद का निर्माण लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। फरीदाबाद में 6 मंजिला डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र निर्माणाधीन है, जिसमें विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, लुधियाना आदि शहरों में परिषद के 13 विकलांग केंद्र हैं, जिसमें 30 से 35 हजार निःशुल्क कृत्रिम अंग, व्हील चेयर्स और हेयरिंग एड दिए जाते हैं। प्रतिवर्ष देश भर में 1 लाख यूनिट का रक्तदान कराया जाता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश तथा भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी, आपका हार्दिक स्वागत। गड़गड़ाती तालियों के साथ स्वागत करिए। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जैन जी तथा कार्यक्रम संयोजक पूर्व निदेशक भारतीय प्रवर्तन निदेशालय राष्ट्रीय चेयरमैन संपर्क एवं ग्रामीण स्वास्थ्य भारत विकास परिषद से माननीय श्री कर्नल सिंह जी, आपका स्वागत है और गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक आभार। साथ ही साथ अनेक स्वागत है यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगण का, पदाधिकारियों का व समस्त कार्यकर्ताओं का। आप सोच रहे होंगे मैंने एक नाम मिस किया जिसे कि सबसे पहले बोला जाना था, तो थोड़ा सा विलंब है हमारे मुख्य अतिथि को यहाँ पर आने में। कार्यक्रम हम आरंभ कर रहे हैं, वे शीघ्र ही हमारे मध्य उपस्थित होंगे। महामहनीय मेधाविन त्वदीयं स्वागतम कुर्मः। भारत जिन कारणों से महान परंपराओं का निर्वाहक माना जाता है, अतिथि देवो भव की परंपरा उनमें से एक है। उसका निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करूंगी कि हमारे अतिथिगण मंच पर पधारें। माननीय श्री कर्नल सिंह जी, माननीय श्री सुरेश जैन जी, माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी। सरस्वती चनौमि वाग्धिष्ठात्री देवता देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना। वाणी की, ज्ञान की अधिष्ठात्री उन देवी सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से मनुष्य देवता हो जाता है। मैं मंचासीन अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन के लिए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। आइए उस प्रकाश को प्रणाम करें जो शुभता, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य लाता है तथा अशुभ शक्तियों का विनाश करता है।
जैसे कि परंपरा है, भारत विकास परिषद के कार्यक्रम के विधिवत आरंभ के पूर्व उस मातृभूमि के आह्वान की जिसके अन्न जल के हम सदैव ऋणी हैं। लहर नहीं अब प्रभंजन चाहिए, माँ भारती के चरणों में वंदन चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगीत के लिए कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान। स्थापना दिवस के इस अवसर पर 61 साल की सफर यात्रा के बाद समाज में ही नहीं तो समाज के अग्रिम वर्ग में जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार की स्वीकृति यह बनी है, यह आज ये खचाखच भरा हुआ हमारा ऑडिटोरियम ये इसका गवाह है। आज सारे कार्यक्रम में बहुत सुचारू रूप से चला है, चलेगा। हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी किसी बहुत ही आवश्यक बैठक में थोड़ा रुके हैं, अभी 5-7 मिनट में वो आने वाले हैं। उनकी अनुपस्थिति में हम बाकी सारी प्रक्रिया करें वो मन नहीं मानता है, इसलिए आयोजकों ने कहा है कि थोड़ा सा आप दिल बधाइए। भारत विकास परिषद को 61 साल पूर्ण हुए हैं, 62वां साल है। हमने आज डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से देखा है कि किन किन परिस्थितियों में भारत विकास परिषद आगे बढ़ा, परंतु आज षष्ठी पूर्ति के बाद 1 साल बीता है और उस समय परम पूजनीय सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी बॉम्बे में कार्यक्रम में आए। समापन पर एक बहुत ही भव्य 1100 ऐसे समाज के बिल्कुल अग्रिम पंक्ति के बंधु, और जिसमें हमारे बिरला जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मानो पूरा का पूरा बॉम्बे उस एक छोटे से हाल में समाने का प्रयास कर रहा था। अब ये 62वां वर्ष शुरू हुआ है। भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है। उस समय सरदार गजेंद्र सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे, आज वो सीनियर एडवोकेट थे। आज हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं। आज हमारे अध्यक्ष जस्टिस आदर्श गोयल जी, जो देश के भिन्न हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। भाई साहब आगे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री का आदर से स्वागत करता हूँ। एक बार
4-5 मिनट का ही समय था, मैंने थोड़ा सा उसमें किया। अब आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी तो हमारे बीच में हैं। अब नियमित रूप से हम अपनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैं आयोजक को निवेदन कर रहा हूं कि वो कार्यक्रम को आगे शुरू करें। धन्यवाद सर। मैं आराम करती हूँ और कुछ पंक्तियों से कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। पंक्तियाँ सर आपको समर्पित है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा। कहते हैं मुस्कान एक स्वाभाविक स्वागत है और इसमें सम्मान चिन्ह का समावेश आयोजन और प्रयोजन दोनों को भव्यता प्रदान करता है। ऑरेंज सिटी नागपुर में जन्म तथा शिक्षा हुई आपकी। माँ की दयालुता, सेवा भाव तथा जरूरतमंद की मदद करने के स्वभाव की आप पर अमिट छाप पड़ी। A man is not finished when he is defeated. He is finished when he quits. रिचर्ड निक्सन की इन पंक्तियों से प्रभावित एक सहज, सरल, कर्मठ, फोकस्ड व्यक्तित्व। आप मानते हैं कि राजनीति सामाजिक व आर्थिक सुधार का साधन है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर फॉर रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब चाहे फास्टैग पॉलिसी हो, ई रिक्शा, हाइड्रोजन कार या पर्यावरण की सुरक्षा के लिए फ्लेक्स फ्यूल को बढ़ावा देना, कुछ अभूतपूर्व उदाहरण है आपकी अप्रतिम सोच का। दूर दराज और ट्राइबल क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक उन्नति के लिए ग्रीनफील्ड हाईवेज का निर्माण हो या बांद्रा वर्ली सी लिंक की मार्वेलस इंजीनियरिंग, इंडिया की पहली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की बात हो या 14 लेन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे या नागपुर की मल्टी लेयर मेट्रो रेल कम फ्लाईओवर सिस्टम या फिर हाईटेक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अद्भुत है आपकी कार्यशैली। आप प्रतिबद्ध हैं देश में गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध, व्यवहारिक, संवहनीय, विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदर्श गोयल जी से अनुरोध करूंगी कि वे श्री नितिन गडकरी जी को सम्मान स्वरूप तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री विनीत गर्ग जी आपको प्रतीक चिन्ह भेंट करें। गड़गड़ाती तालियों से स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन व राजमार्ग माननीय श्री नितिन गडकरी जी। सिस्टम शॉर्टन्स द रोड टू द गोल। आप माननीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। कालांतर में ओडिशा उच्च न्यायालय तथा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अधिपति के रूप में आपका योगदान सदैव उल्लेखनीय रहेगा। जिस प्रभावशीलता से आपने जोनल ब्रांचेस को सक्रिय करते हुए नवीनतम संचार तकनीक का प्रयोग भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, पुणे बेंच के मामलों के निपटारे के लिए किया, वह प्रबंधन तथा सामयिक उत्कृष्ट कार्यशैली का बेहतरीन उदाहरण है। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मूर्त रूप भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदर्श कुमार गोयल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने इतने कम समय में ही संगठन को जिस प्रकार मार्गदर्शन दिया है, पूर्ण विश्वास है कि आपकी छत्र छाया में संस्था नए आयाम छुएगी। मैं क्षेत्रीय महासचिव श्री राजकुमार अग्रवाल जी तथा प्रांतीय अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान चिन्ह भेंट करें। आगे बैठे हैं, पीछे अभी
सकारात्मक समाज के प्रोग्राम शुरू हो गया। पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी के शब्दों को उद्धृत करूंगी। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। समाज हित में नित्य समर्पित, संस्था ऊंचाइयां छुए, इस हेतु आपका अथक प्रयास, आपकी ऊर्जा हमारा प्रेरणा स्रोत है। समय समय पर प्राप्त आपका मार्गदर्शन न सिर्फ हमें बेहतर कार्यकर्ता बनाता है, अपितु एक बेहतर व्यक्ति भी बनाता है। मैं प्रांतीय संरक्षक श्री संजय गोयल जी से तथा क्षेत्रीय संयुक्त सचिव श्री राकेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री सुरेश जैन जी का सम्मान प्रदान कर स्वागत करें। तालियां बजाएं। राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री सुरेश जैन जी। भारतीय पुलिस सेवा में ख्याति प्राप्त सेवानिवृत्त अधिकारी 2 बार माननीय राष्ट्रपति द्वारा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस तथा मेरिटोरियस सर्विस के लिए सम्मानित। आप पूर्व में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED चीफ भी रह चुके हैं। आप देश के विशिष्ट शिक्षण संस्थानों जैसे IIT कानपुर, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी व BM सलगांवकर लॉ कॉलेज गोवा के एलुमनाई रहे हैं। भारत विकास परिषद में आपके आगमन से ग्रामीण स्वास्थ्य पर तकनीकी प्रयोग जैसे टेलीमेडिसिन से संबंधित नए प्रोजेक्ट्स देश भर में आरंभ हुए हैं। श्री करना सिंह जी हमारे कार्यक्रम के संयोजक। मैं प्रांतीय महासचिव श्री विपुल जैन जी से तथा प्रांतीय वित्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे माननीय श्री करना सिंह जी का सम्मान चिन्ह प्रदान कर स्वागत करें। जागी हैं आज के महान सवेरे के लिए, जहाँ निज प्रयासों को मैं सफल होते देख पा रहा हूँ। किसी की कही ये पंक्तियाँ कितनी सटीक बैठती हैं आज का कार्यक्रम 1963 में देखे गए स्वप्न की तामीर है। इस विषय में और प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री सुरेश जैन जी को। वो रुकेगा था जो पहले बोला था। परम आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि नितिन गडकरी जी, हम उनको मंत्री कहते हैं, भारत विकास परिषद उनको पालक कहता है। भारत का विकास कैसे करना है, कल तक हम क्लब थे, भारत विकास परिषद के रूप में थे। आज हम भारत का विकास करने के लिए आदरणीय नितिन गडकरी जी के संपर्क में आए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे फार्मूले में, जो उनको निमंत्रण देने गया तो उन्होंने कहा कि भारत विकास परिषद को ये पुरानी बातें छोड़ करके भारत के नव निर्माण में जिस प्रकार की आवश्यकताएं हैं उनमें जुटना चाहिए। और 2 शब्दों में ही उन्होंने हमको समझा दिया कि हम किधर चलना चाहिए, किधर चल रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि आज स्थापना दिवस है, भारत विकास परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता सदस्य वहां पर उपस्थित होगा। आपका मार्गदर्शन पाकर के हम ये 62वें साल को एक माइलस्टोन स्थापित कर सके। इसलिए आज आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे, उनका परिचय हुआ है, आदर्श गोयल जी, उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। वो NGT के चेयरमैन रहे और दोनों ही महानुभाव किस प्रकार से पर्यावरण को अच्छा बनाना है, देश के उज्जवल भविष्य के साथ साथ हमारा यह जो पर्यावरण है
हर प्रकार से हम स्वच्छ, सुंदर और समर्थ बने, ये दोनों के उद्बोधन से हम समझेंगे, सीखेंगे। परंतु मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक दो तीन बातें आज इस भरे हुए ऑडिटोरियम में जो महानुभाव आज हमारे निवेदन पर आए हैं, हमारे माननीय डॉक्टर के अग्रवाल जी जो आईपी यूनिवर्सिटी के 2 बार वाइस चांसलर रहे, आज एशियन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर श्रीनिवास जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के आप डायरेक्टर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने आते ही एम्स में सुधार लाने का प्रयास किया है, एम्स एक चमचमाता संस्था बने, वैश्विक संस्थाओं में वो एक बने, ऐसा उनका प्रयास है। आज हमारे बीच में डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे डॉक्टर रथ मेडिकल साइंस में जो भी होंगे वो जानते हैं, वो एक विश्व स्तर के कैंसर के डॉक्टर हैं, जिन्होंने हरियाणा में एक बहुत बड़ी संस्था झज्जर में निर्माण की है, खड़ी की है। उनका नाम आज वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। आज वो भी हमारे बीच में है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे एक बहुत ही अच्छे जो भारत विकास परिषद को हर पल हर क्षण हर प्रकार की मदद करते हैं, श्री संजय राय जी, डॉक्टर संजय राय जी एम्स में प्रोफेसर हैं और भारत विकास परिषद के साथ मेडिकल साइंसेज का काम, और जैसा आदरणीय कर्नल सिंह जी ने कहा कि वो ग्रामीण स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, और हम कैसे गांव-गांव में जाकर के और स्वास्थ्य की सेवाएं दे सकें, यह डॉक्टर संजय जी के साथ है। उनके साथ ही बैठे हैं संजय राय जी, वो भी संजय राय हैं, और उन्होंने वो रेल टेल जो एक PSU है उसके आप CMD हैं, और भारत विकास परिषद मानो उनका अपना एक दत्तक संगठन है, वो हर तरह से मदद करते हैं। मैं आज पूरे सब समाज के बीच में ये कहने में गर्व महसूस करता हूँ कि संजय राय जी हमारी खूब मदद देते हुए भारत विकास परिषद को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। हमारे और एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता श्री जयप्रकाश जी तोमर, आप राजनीतिक क्षेत्र में रहे लेकिन आप सामाजिक क्षेत्र में लग करके भारत विकास परिषद के साथ मिलकर से गंगा मिलाकर काम कर रहे हैं। हमारे और अनेकों महानुभाव, उद्योगपति, डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित हैं, विदेशों में भी, और हर तरह से ऐसे जो महानुभाव यहाँ पर आए हैं, विदेशों से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए, जो हमको हर समय मदद करते रहते हैं। ऐसे CSR और अन्य प्रकार की मदद यहाँ पर देते हैं। हमारे डॉक्टर, कई डॉक्टर हमारे यहाँ पर और यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ हमारे बंधु उद्योगपति हैं, हमारे बहुत ही अच्छे देशदारी कार्यकर्ता। देश में हम कहते हैं कि हमारे जो देशभक्ति से ओतप्रोत और देश की हर प्रकार की समस्या में आगे आकर के वो हमारे बीच में है। मैं अभी नाम लेने में थोड़ा समय का भी वो है, लेकिन उतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो जो भी महानुभाव हमारे निवेदन आए हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जो मार्गदर्शन हमको मिलेगा, सच में आज देश किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, देश का विकास कैसे किया जा सकता है, भारत विकास परिषद की एक यानी सत्य कल्पना क्या हो सकती है, ये आदरणीय मंत्री जी हमको बताएंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी जो एक निर्माण पुरुष के रूप में जाने जाते हैं देश में, मंत्री बहुत हैं, बहुत आए बहुत गए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में पूरे देश के बच्चे बच्चे का मन जीता है, ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आए और आज वो सारी बातें जो मुझे टिप्स में आप बता रहे थे, आज वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके सब कार्यकर्ताओं के सामने बताएंगे, तो हम कुछ उसमें से ग्रहण कर सकेंगे। एक छोटा सा बस 1 सेकंड का समय हम लेंगे। मैं ध्यान से उतर गया उत्साह में आकर के। हमें मालूम है हमको अमोल कालिया, कैप्टन अमोल कालिया, वो कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। उनको मिला था वीर चक्र और माता पिता दोनों अध्यापक। उनके बड़े भाई
ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स में है। ऐसा एक परिवार जो हर दृष्टि से देशभक्त और बच्चों अपने बेटे का कुर्बान देकर के इस मिट्टी का शुरू किया है। आदरणीय सतपाल कालिया जी हमारे नंगल शाखा के सदस्य भी हैं। अध्यापक रहते हुए उन्होंने भारत विकास परिषद का खूब काम किया और भारत विकास परिषद से प्रेरणा लेकर के उन्होंने जिस प्रकार से भक्ति भाव का ये जो एक प्रकटीकरण किया है, इससे भारत विकास परिषद गौरवान्वित है। धन्यवाद। सलाम है उस परिवार को। और हम इतना ही कर सकते हैं कि जिस देश के लिए उस नौजवान ने अपना बलिदान किया, जीवन न्यौछावर किया, यहाँ पर हम बैठे हैं तो कुछ प्रण लेकर जाए कि उसी देश के लिए कुछ काम आ सके। जलाने वाले जलाते ही हैं दिया आखिर, ये किसने कहा है कि हवा तेज है जमाने की। मैं बात कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि की। आप न सिर्फ एक कर्मनिष्ठ उद्यमी राजनेता हैं, अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी सक्रियता व प्रभाव अद्भुत है। मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रण देना चाहूँगी कि अपने अभिभाषण से भारत विकास परिषद के अरे वो लेफ्ट में बैठे, मुझे राइट में ऊपर से जाना पड़ रहा है, मैं जाता हूँ। आदरणीय आदर्श कुमार गोहिल जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय सुरेश जैन जी, बोल दिया। राष्ट्रीय चेयरमैन संपर्क भारत विकास परिषद आदरणीय कर्नल सिंह जी, उपस्थित सभी मान्यवर, हाँ रिकॉर्डिंग भाई और बहनों, सबसे पहले 63 साल से भारत विकास परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सक्रिय होकर जो योगदान कर रही है और आज हम फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मना रहे हैं, तो भारत विकास परिषद के अध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारीगण और समर्पित भाव से काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं मनपूर्वक स्वागत करके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी एक बात कहते थे, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो उनकी बात को मैं भूल नहीं सकता। वो कहते थे, एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स फॉर 5 years and every socio-economic reformer thinks from century to century. जो राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं वो 100 साल का सोचते हैं, और राजनीति में जो नेता होते हैं वो 5 साल का सोचते हैं कि चुनाव आता है।
वैसे भारत विकास परिषद में ही राष्ट्रवाद के विचारों का चिंतन है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। यही हम सबके विचारों की सबसे बड़ी ताकत है। और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास, राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति, यही भाव रखकर सालों से अनेक कार्यकर्ता, आप जैसे अनेक कार्यकर्ता अपनी मेहनत परिश्रम से लगातार कार्य कर रहे हैं। और सबका ये सपना है कि हमारे देश का विकास होकर हम एक विश्व की महाशक्ति बने, विश्व महागुरु बने। जैसे आज की भाषा में हम कहते हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, दुनिया में तीसरी आर्थिक महाशक्ति बने और सुखी समृद्ध संपन्न राष्ट्र बने जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और इसी बात का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार करते हैं। और ये उद्देश्य अगर पूर्ण करना है तो हम सबको मिलकर इस दिशा में जाना है। कौन से प्रयास करने हैं और कौन से प्रभावी प्रयासों से हम इस हमारे मिशन को पूर्ण कर सकते हैं, ये हम सबके जीवन का एक यथार्थ बना हुआ है। एक बात सही है कि विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारा जीवन हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और हमारे परिवार में कार्य करते करते हमारा खुद का तो विकास हमको करना ही है, पर सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल सेंसिटिवनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखते हुए समाज के प्रति भी हमको सोचना है। जहाँ तक हम लोग सोचते हैं आजकल विश्व में, यूनो में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में एक नई कल्पना को दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री जो भूटान के थे उन्होंने रखा कि डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसकी चर्चा उन्होंने की थी। ये जो सुखांक है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? जो हमारे भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत में जो हमारी परिवार पद्धति है, जीवन पद्धति है, उसके अनुरूप हमारे देश के विकास में हमारा सुखांक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स क्या हो सकता है, उसके निकष क्या हो सकते हैं और कौन से क्षेत्र में उन निकषों को पूरा करने से हम एक विकास के रूप में एक परिपूर्ण राष्ट्र बन सकते हैं। ये हमारे सतत चिंतन का लगातार प्रयास रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी बात को अपने विचार दर्शन में सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय में कहा था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, वो हमारे जीवन का हम कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स और अंत्योदय का सामाजिक आर्थिक चिंतन, ये दोनों के बीच में अंतर नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि हमें ये एक एक समस्या के ऊपर उसकी उपाय योजना करते हुए हमारे सुखांक को समाज में बढ़ाकर आगे कैसे जाना है, यही हमारी विचारों की दिशा है। आपके पास कुछ अलग एजेंडा हो सकता है, अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, मेरे पास कुछ अलग हो सकता है, कुछ अलग कार्यक्रम हो सकते हैं, प्रयास अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर उद्देश्य एक ही है। मैं कुछ दिन पहले एक फॉरेन चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा
कि आपके जीवन में आपने बहुत टनल्स, रोड्स, एक्सप्रेस हाईवेज बनाई है, तो आपके जीवन में सबसे अच्छा कार्य कौन सा हुआ है? वो मुझे अपेक्षित कर रहे थे कि मैं बहुत से टनल और हाईवे की कोई कमी नहीं है, बहुत से बना रहा हूँ, तो मैं किसी का उल्लेख करूँगा। वो मुझे इशारा कर रहे थे, अभी एक स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी तो आधा ही ओपन हुआ है और अभी आधा होगा। वो रियली स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है, टनल अंदर से डायरेक्ट एयरपोर्ट के तीर पर पहुँचती है। तो वो मुझे उसका जिक्र करते, उन्होंने देखा था, उनको बहुत पसंद आई थी। और जब मैंने उनको सवाल उन्होंने पूछा तो मैंने उनको एक जवाब दिया कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सामाजिक आर्थिक चिंतन को अपने जीवन में एक विचार निष्ठा के रूप में मानता हूँ। और मुझे याद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो आदमी को ढोने का काम करता है, जो साइकिल रिक्शा है, एक सामाजिक शोषण का प्रतीक है, और जिस दिन ये प्रथा समाप्त होगी वो देश के इतिहास का सुनहरा दिन होगा। ये बात मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी चिंतक थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं जीवन भर आदमी को ढोने वाले रिक्शा में कभी नहीं बैठूंगा। और मैं जब ट्रांसपोर्ट मंत्री बना उससे पहले मेरे मन में इच्छा थी कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो बात कही है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो बात कही है, क्या इसका कोई जवाब हो सकता है? क्या इससे कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? उस समय मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक रिक्शा की बात है, और मैंने आने के बाद पहली बार इसमें कार्य शुरू किया, IIT को साथ में लिया। हमारे यहाँ तो कम से कम साइकिल रिक्शा में बैठकर लोगों को ढोया जाता है, पर बंगाल और झारखंड और अनेक जगह पर ऐसी परिस्थिति थी कि कलकत्ता में उस समय आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि वो गरीब व्यक्ति अपने कंधे पर वो जू रखकर आदमी को खींचता था और उसको खींच के ले जाता था। अनेक जगह पर हम जब बद्रीनाथ केदारनाथ में जाते थे तो अभी भी ये प्रथा है कि वो डोली में रखकर उठाकर उसको ले जाते हैं। तो मैंने सोचा तो एक रोजगार का भी साधन है, और रोजगार का साधन है, पर ये कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला है। जब उस व्यक्ति की उम्र 68 साल 70 साल होती है और उस स्थिति में वो लोगों को रख के ले जाता है, तो उसकी शारीरिक अवस्था देखी नहीं जाती। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को याद कर मैं उसके पीछे पड़ा, और हमने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाई, और 1.5 करोड़ लोग आदमी का ढोने का काम करते थे, और 50 लाख, कम से कम 2 करोड़ टूटे 50 लाख लोग ई कार्ड चलाते थे। आपको याद होगा कि अनाज मंडी में मजदूर अपने पीठ पर 1 क्विंटल का बोरा लेकर चलता था। तो मैंने कहा कि नहीं, इसको कैसा भी करके इन प्रथाओं को, ये सामाजिक शोषण की प्रथाएं हैं, इसको बदलना चाहिए। और हमने ई रिक्शा, ई कार्ड की योजना लाई। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चली, क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्ट मंत्री ना के नाते एक बात को अलाउ किया कि मार्केट में जो ISI स्टैंडर्ड के एक्सल है, चक्के हैं, कोई भी कंपनी के लगाओ और बनाओ रिक्शा। अगर मैं एक को स्टैंडर्डाइज करता तो रिक्शा की कीमत बहुत बढ़ती थी। तो मैंने महात्मा गांधी जी की उस बात को याद रखा कि जब गरीबों के हित में अगर आपको कोई निर्णय करना है तो बेंड द लॉ अप टू द लास्ट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, ताकि गरीबों को उससे राहत मिले। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और बाद में वो हम जीते, एक कानून आया, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि देश के 1.5 करोड़ लोग आदमी को ढोने का काम करते थे, प्रथा बन गई। अब ई कार्ड भी आया, और अभी तो रात को आइसक्रीम और पानी पूरी भी उसमें बनती है, उसको चलाते लोग।
अब कोई खींचने का काम नहीं करता। मानवीय शोषण से गरीब लोगों को एक प्रकार से मुक्ति मिली। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ कि दिस इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरे जीवन में हो सके। और यही हमारी विचारधारा है। हम सामाजिक संवेदनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर पैर को पत्थर लगता है तो आंखों में से आंसू आते हैं। इस समाज की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, समाज में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता हम सब के लिए दुख का विषय है। स्वाभाविक रूप से जातीयवाद, सांप्रदायिकता, सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन समाज में है। और हम लोग जो विचारों को लेकर चलते हैं वो सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। और ये बात गलत है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमें इन सब बातों का उपयोग करना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में फिलहाल ओबीसी वर्सेस मराठा बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। तो मैं इस बार मेरे भी चुनाव में आया था तो मैंने कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के पड़ेगी लात। और मैंने कहा कि मैं जातीय बात करूंगा नहीं और करने वालों को बख्शूंगा नहीं। पूरी जनता मेरी है, मैं जनता का हूं और जनता मेरी है। मैं सबके प्रति ईमानदारी से काम करूंगा और चुनाव में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब जाति के लोगों ने मुझे साथ दिया। और हमारे में भी लोग हैं कि बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट। सो एवरीवन वांट टू प्रूव दैट आई एम बैकवर्ड। कोई फॉरवर्ड करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड होने में जो फायदे मिल रहे हैं इसलिए बोलते हैं हम बैकवर्ड। कुछ है भी सामाजिक, आर्थिक से कई दृष्टि से। पर हम जो समाज की कल्पना करते हैं वो सामाजिक समता और आर्थिक समता के आधार पर समाज के विकास के मॉडल की हम कल्पना करते हैं। परम पूज्य बाला साहब देवरस जी ने पूना में वसंत व्याख्यानमाला में कहा था कि अगर अस्पृश्यता अगर खराब नहीं है तो कोई चीज ही खराब नहीं हो सकती। इस समाज की जो भी जातीयवाद, सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, ऊंच नीचता का भाव है, ये जिस दिन समाप्त होगा उस दिन इस समाज के लिए एक आदर्श व्यवस्था में जाने का जो हमारा प्रयास है उसका पहला प्रयास हमारा पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। और इसलिए हमारे राष्ट्र का जो प्रगति और विकास का जो एक प्रकार से पैरामीटर्स है उसमें 3 क्षेत्र का विशेष रूप से संबंध है। एक है इथिक्स, दूसरा इकोनॉमी और तीसरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और इथिक्स का संबंध हमारे संस्कारों से है। हमारे देश की ये बहुत बड़ी ताकत रही है कि इतिहास, संस्कृति और विरासत और मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति, संस्कार पद्धति, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हम गरीब जरूर हैं और हमारे संस्कार बहुत धनवान हैं। इसका अनुभव हिंदुस्तान में नहीं होता पर बाहर जाने के बाद पता चलता है। मैं जब इंग्लैंड में गया था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे भाषण करने का मौका मिला। और जब वहां से मैं प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में गया चाय पीने के लिए तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको कहा कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। फिर मैंने उनको पूछा कि आपके यहाँ, आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल हम जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे बेटे और बेटियां बड़ा होने के बाद, पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। और धीरे धीरे हमारी सामाजिक व्यवस्था का जो फैब्रिक है वो बिगड़ते जा रहा है। और ऐसा ही होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश में हमारी सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हम एक तरफ हमारी सामाजिक पद्धति, व्यवस्थाओं को उध्वस्त करने की दिशा में जा रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपका देश गरीब है तो क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है। तब मैंने उनको जवाब दिया कि ये नहीं के बराबर है। बोले ऐसे कैसे हो सकता। तब मैंने उनको ये बताया कि हमारा देश गरीब है
और इतिहास, संस्कृति और विरासत में जो मूल्याधिष्ठित संस्कार हमारे शिक्षा पद्धति से, परिवार पद्धति से, माता पिताओं से, गुरुवर्गों से जो मिलते हैं, उसके कारण हमारा समाज गरीब जरूर है और संस्कारों से दुनिया की तुलना में वो बहुत धनवान है। यही हमारा और समाज में जीवन मूल्य बढ़े, इथिक्स, शिक्षा के द्वारा, परिवार पद्धति के द्वारा, संस्कार पद्धति के द्वारा, हमारा जो कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस है उसके द्वारा, अलग अलग प्रकार की अनेक विरासतें, अनेक इतिहास में अनेक उदाहरण है कि हमारे साधु और संत जो काम करते हैं उसको दुनिया में रिस्पॉन्स मिलता है। जब शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी गए थे तो उनके भाषण को पूरे विश्व में उसको रिकॉग्निशन मिला। विवेकानंद जी ने कोई बात कही थी तो सिंपल थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि जिस भगवान पर आप विश्वास रखते हैं, जिस धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो श्रेष्ठ है। और अंततोगत्वा आप आपके अनुसार भक्ति करने से एक ही जगह पहुंचते हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका अर्थ ये है कि आसमान से बरसात आती है, पानी गिरता है, वो नदी नालियों तक जाता है और घूमते घूमते आखिर में वो समुद्र को मिल जाता है। वैसे किसी भी भगवान को नमस्कार करने से वो आखिर जो सबका भगवान है उसी के पास पहुंचता है। वो केशव के रूप में उनका नाम है। तो हम ये नहीं कहते, हमारी संस्कृति में कहते हैं विश्व का कल्याण हो, सर्वे की सुखिनः सन्तु। अभी तक ये नहीं कहते पहला मेरा कल्याण करो, बाकी बाद में बाकी हमको। तो ये हमारी संस्कृति है। तो इथिक्स ये हमारे लिए जो है वो रामायण महाभारत से लेकर, भगवत गीता से लेकर, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, और आज आपको अगर आप देखेंगे तो कुरान से लेकर बाइबल तक सब भगवानों ने जो जो बातें कही है उसका आखिरी में जो संदेश है वो एक ही है। और इसलिए जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सर्वधर्म समभाव के आधार पर हमारी देश की रचना हो, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो सेकुलर शब्द है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमारे देश में जो डिबेट होते हैं वो सेकुलर शब्द का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म निरपेक्षता नहीं है। अब अंग्रेजी डिक्शनरी जाके गलती किया। तो सर्वधर्म समभाव मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, और इसलिए सब धर्मों का सम्मान करना, ये धर्म निरपेक्षता है, ये सर्वधर्म समभाव, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अभिप्रेत है। माइनॉरिटी का अपीजमेंट करना ये कहीं लिखा नहीं है, ना बहुसंख्यक है ना अल्पसंख्यक है, हम सब एक है। हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत एक है। और हम वो गीत भी गाते हैं कि संस्कृति सबकी एक चिरंतरा, उर्गे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु। तो यही बात हम कहते हैं। तो हमारे बीच में जो सांस्कृतिक समता है, समानता है, उसके आधार पर राष्ट्र के विकास के मॉडल का हम सब जगह विचार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि इथिक्स के बाद इकोनॉमी आती है, और इकोनॉमी में हमें आज दुनिया बदल रही है। मैं सुरेश जी को कह रहा था कि नॉलेज ये पावर बनी है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. तो हमें इतिहास, संस्कृति और विरासत की रक्षा करनी है। स्वदेशी स्वावलंबन का जो विचार है उसको सम्मान देना है, और साथ में तंत्र विज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, नॉलेज, इसका उपयोग करना है विकसनशील भारत के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए। और इसलिए जो टेक्नोलॉजी है वो बदल गई है।
मैंने उनको कहा था कि आजकल बड़े प्रमाण पर लोग ये हमारे गौ रक्षा के लिए अनेक जगह पर बड़े बड़े संस्थाएं बनी हुई है और अनेक गाय हैं उनकी सेवा करते हैं। बहुत लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं, बहुत भक्ति भाव से करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि अब टेक्नोलॉजी बदल गई है, सेवा तो करनी है, पर जो हम 100 साल से कर रहे हैं वो आज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विज्ञान, तंत्र विज्ञान बहुत आगे निकल गया है। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि 1952 में एक गिर जाति की गाय ब्राजील में गई और वो गाय जो है वो अभी 60 लीटर दूध देती है, उनके बहुत प्रसिद्ध है। तो उस गाय से जो बुल तैयार हुआ उसका नाम है कोरेंडो, पहले तो। और हमने हमारे देश में उसका सीमेंस लाकर हमारे 2 लीटर के गाय को जब इंजेक्ट किया तो हमारे यहाँ 15 लीटर 20 लीटर की गोलियां हुई। फिर टेक्नोलॉजी बदल गई, एम्ब्रियो ट्रांसफर, टेस्ट ट्यूब बेबी को गाय के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर, और उसमें जो गाय अच्छा दूध नहीं देती, 2 लीटर देती है, 1.5 लीटर देती है, उसके 3 सेंटर देश में खुले हैं। एक सांगली जिले में चितड़े डेयरी करके है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठान है, उनका सेंटर खुला, मैंने उसका उद्घाटन किया, शरद पवार साहब और मैंने, महाराष्ट्र में। एक सेंटर बारामती में पवार साहब ने उनके यहाँ खोला, उसका भी उद्घाटन मैंने किया। और तीसरा हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी में, वेटरनरी यूनिवर्सिटी में किया, उसका भी उद्घाटन किया। तो टेक्नोलॉजी क्या आई है, अब गाय में बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो 100% गोरी होगी। और अगर ये गाय को अगर हमने ये गिर जाति का जो सीमेंस है वो दिया तो 100% देशी गोरी होगी। और देशी गोरी का गाय का दूध और गोबर, इसका आपको महत्व मालूम है। और ये एक धर्मवापसी आंदोलन भी है कि जितनी हुस्टन और जर्सी बनी हुई है उसको अगर हमने गिर, साहिवाल, राठी, अपने इंडियन गाय का फूल का अगर सीमेंस दिया और उनकी अगर एम्ब्रियो ट्रांसफर करके अगर गोली बनेगी तो 3 रेत में हमारी पूरी विदेशी गाय कन्वर्ट होकर फिर से एक बार धर्मवापसी आंदोलन हो जाएगा, वो भारतीय नस्ल फिर हमने, मैं जब MSCB का मंत्री था, कुमारप्पा इंस्टीट्यूट जयपुर में रिसर्च करके गोबर से पेड़ बना, डिस्टेम्बर बना, एनिमल पेड़ बने, बहुत अच्छे बने, और गोमूत्र से दवाइयाँ बनी है। अब मुझे बताइए कि गाय के गोमूत्र से, दूध से और ये सब होगा तो कौन गाय क्यों बेचेगा? एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार जी सकता है, तो हमारी इकोनॉमी बदल सकती है। और इसलिए हमें हमारी जो भाव है, हमारे जो विचार है, उसको देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। We are all in favor of modernization. We don't want to support westernization. तो आधुनिकीकरण करते हुए अगर हम इन बातों को करेंगे तो हमारे समाज में गोरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी। उल्टा लोग दौड़ेंगे, नहीं मेरी गाय नहीं रखूंगा, बेचूंगा नहीं, खाटी को तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बदल गई। यही भाव है कि हमारा जो भाव था वो पहले भी सही था, आज भी सही है और कल के लिए भी सही है। पर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसका उपयोग करेंगे तो उसमें हमको इकोनॉमिक वायबिलिटी आती है, तो हमारे लिए हम सक्सेस हो जाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं। आज आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हम अनेक क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं कल ही हमने नया प्रयोग किया, हम इसका एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये अभी हमारे यहाँ डीजल की बसेस चलती, तो मैं चेकोस्लोवाकिया गया था और वहाँ स्कोडा फैक्ट्री में गया, और आप देखो यूरोप में ऐसी 18 मीटर और 24 मीटर की बसें पे 3-3 बसें रहती है मेट्रो जैसी, और वो बसें जो होती है वो इलेक्ट्रिक पर चलती है, कार पर। तो मैं ढूंढते ढूंढते मैंने टाटा को बोला कि आप चेकोस्लोवाकिया में जो स्कोडा कंपनी है उसमें टेक्निकल जॉइंट वेंचर साइन करो। ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, तो बोला ये करो, तो मैंने साइन किया। और एक हिटैची करके कंपनी है, तो उन्होंने क्या है कि 132 सीटर की बस जब आएगी
तो ऊपर से नीचे मशीन आएगी, उसको लगेगी और वो चार्ज होगी, तो 40 किलोमीटर जाएगी। अब डीजल की बस जब चलती है तो 115 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है और इलेक्ट्रिक बस का 60 रुपए पर किलोमीटर। और मैं कह रहा हूँ इस बस का खर्चा केवल 30 से 35 रुपए पर किलोमीटर। अभी टाटा को मैंने कहा कि बस ऐसी बनाओ कि सब एग्जीक्यूटिव क्लास होगा, जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस होगी, चाय कॉफी नाश्ता सब। फिर मैंने कहा सीट के सामने लैपटॉप लगेगा और टिकट के बजाय कार्ड होगा, लोग ड्राइवर के सामने से चढ़ेंगे और उतरेंगे, नहीं तो हमारे कंडक्टर पैसे जेब में ही रख देंगे। और ये कहा कि टिकट रेट डीजल बस की तुलना में मिनिमम 30% कम होगा। अब मुझे बताइए, इसी एग्जीक्यूटिव बस अभी हम रोड बना रहे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और हम अगर दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, और ये बस अगर चलाएंगे और टिकट रेट अगर डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा तो अपनी गाड़ी लेके लोग क्यों जाएंगे, और हवाई जहाज तो बंद ही हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगले जनवरी में दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से चंडीगढ़ हवाई जहाज बंद हो जाएंगे। मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे बना है, तो जेट एयरवेज की 9 फ्लाइट्स रोज मुंबई से पुणे जाती थी। जब से मैंने हाईवे बनाया 2 घंटे में आते तो फ्लाइट बंद हो गई। और अब इस रोड पर अगर यह टेक्नोलॉजी के उपयोग होगा तो प्रदूषण मुक्त अगर लोग बैठकर उसमें 2 घंटे में पहुंच जाएंगे देहरादून, तो लोगों का जीवन में सुखांत बढ़ेगा। तो घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी का विकास, रोजगार की निर्मित, औद्योगिक विकास, और उससे जो होगा उससे सबसे बड़ी बात है कि लोगों को समाधान मिलेगा और समाज में एक संतुष्टि आएगी बिकॉज ऑफ गुड सर्विसेज। तो ये जो सुखांक है ये एक क्षेत्र में ढूंढ कर वो कैसे करना, यही तो आप काम करते हैं मेडिकल साइंस में, हेल्थ सर्विसेज, यही करते हैं। और इसमें जो आखिरी मुद्दा है जिसमें आप लोग बहुत काम कर सकते हैं, जैसे आदेश कुमार जी यहाँ हैं, वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। बहुत गंभीर समस्या। मैं दिल्ली बहुत कम आता हूँ, दिल से बताता हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती। जब भी आता हूँ तो इन्फेक्शन होता। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार देता हूँ, बुधवार को रात को जल्दीबाजी में सोचता हूँ 10 का विमान है क्या, 9 का है, जल्दी निकल जाता हूँ। बहुत पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। इकोलॉजी यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, और इसलिए मेरा डिपार्टमेंट की ओर से मैं दिल्ली के आजू बाजू एनसीआर में 70,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ। 70,000 करोड़। दिल्ली का रिंग रोड बना, मैं जब मंत्री था गंगा का, गंगा को शुद्ध करने के लिए, यमुना को शुद्ध करने के लिए मैंने 6,000 करोड़ दिल्ली के स्टेट मिनिस्टर को दिए थे ताकि पानी शुद्ध हो। और इसलिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, रोड अच्छे बनने से नहीं होगा तो फ्यूल बदलनी चाहिए। मैं जब स्वयंसेवक था तो नागपुर में मैं सुदर्शन जी का बहुत प्रिय था, उनका देहांत हो गया। वो अक्सर कहते थे कि इस देश का किसान ये पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है, इस देश का किसान बिजली तैयार कर सकता है। और वो जो बात कहते थे उसके ऊपर हमारे भी लोग विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं थे। दुर्भाग्य था। तो जब भोपाल में उनके मृत्यु के पूर्व में उनको मिलने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन एक बात याद रखना, इसको कभी छोड़ना नहीं। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज मैं एक गाड़ी में आया हूँ, बाहर खड़ी है दरवाजे के, वो टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली गाड़ी है, यूरो 6 इमिशन नॉर्म्स को पूरा करती है। और वो गाड़ी किसानों ने तैयार किए 100% बायो इथेनॉल पे चलती है।
नो पेट्रोल नो डीजल। और ये जो गाड़ी है ये प्रदूषण नहीं के बराबर करती है। और पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज की तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है, 25 रुपये लीटर। अगर इस देश में पेट्रोल समाप्त हो गया और इथेनॉल शुरू हो गया तो किसानों की इकोनॉमी मजबूत होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट है, अगर वो पैसा बचेगा तो देश की इकोनॉमी में जाएगा, किसानों के घर में। अभी हम मक्के से इथेनॉल बना रहे, ब्रोकन राइस से बना रहे, शुगर के जूस से बना रहे, मोलाइसिस से बना रहे। अब इथेनॉल अभी G20 में बायोफ्यूल का अलायंस हमने कर दिया, वी आर द लीडर। 2 दिन पहले आपने देखा होगा, 4 दिन पहले मैंने पूना में बजाज का वर्ल्ड का पहला CNG पर चलने वाला 2 व्हीलर लॉन्च किया। अब CNG जो होता है, जो परल ये जलाते आप, इसमें 300 प्लांट का काम चालू है, 40 पूरे हुए हैं। 5 टन ऑफ परल इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG। उसमें ट्रैक्टर चलती है, बस चलती है, मोटरसाइकिल चलती है। और ये जो मोटरसाइकिल मैंने लॉन्च की बजाज की, वो उसका खर्चा 1 रुपए पर किलोमीटर है। और अभी मेरे पास वो आने के पहले ही वो काइनेटिक लूना ने चल मेरी लूना गाड़ी थी ना, उसकी MD मालकिन आई थी, वो कह रही थी कि उसने जो इलेक्ट्रिक लूना अभी नहीं तैयार की, मैंने लॉन्च की, वो बोले 10 पैसे किलोमीटर, 10 पैसे किलोमीटर, प्रदूषण 0। और अभी 40 प्लांट चालू हुए हैं और उसमें से ट्रैक्टर को कन्वर्ट कर रहे, ट्रक को कन्वर्ट कर रहे, बसेस को कन्वर्ट कर रहे, किसान समृद्ध बन रहे हैं। और परली जलती नहीं, अभी परली खरीदे की है। और ये पानीपत में बहुत पीछे लगकर हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंडियन ऑयल का, जिसमें परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तैयार हो रही है। और 150 टन बिटुमिन तैयार हो रहा है। हम 50 लाख टन बिटुमिन इंपोर्ट करते हैं, अब परली से बिटुमिन तैयार होगा। और इस देश में आने वाले दिनों में भारत विश्व का ऐसा देश होगा कि दुनिया के हवाई जहाज हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर इसलिए आएंगे कि हमारे किसानों ने तैयार किए हुए हवाई ईंधन एविएशन फ्यूल को सस्ते में लेकर अपने विमान में भरेंगे और वहां से जाएंगे। जैसे नॉलेज टू वेल्थ है, वैसे वेस्ट टू वेल्थ है। मुझे दिल्ली की जानकारी कम है, गाजीपुर करके टेकड़ी है ना कचरे की, मैंने बड़े पीछे लगकर UR2 करके एक रोड बनाया और दिल्ली मुंबई हाईवे में 7 मीटर टेकड़ी का साइज कम हो गया और 80 लाख टन कचरा। ये UR2 ने ये पानीपत से निकलकर आप दिल्ली की तरफ आते हैं तो राइट हैंड हमने एक रोड बनाया, वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 1.5 घंटा लगता है। अब हमारे रोड का 2-3 महीने में इनॉग्रेशन हो जाएगा UR2 का, तो हम 20 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। अब 1.5 घंटा का और 20 मिनट टनल बनी है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तक आएगा और वहां से सीधा द्वारका मुंबई दिल्ली हाईवे को जाएगा और नीचे आएगा तो टनल, वो क्या है वहाँ की मूर्ति कोई है, शिव मूर्ति, वहां से वो अंदर जाएगा और अंदर से एकदम T3 पे निकलेगा। हो गया काम पूरा। तो मुझे बताइए कि कहाँ 1.5 घंटा और कहाँ 20 मिनट। और अब परली जो आएगी उसका पूरा इथेनॉल बनेगा, बाम्बू से बनेगा। तो मैं भारत विकास परिषद को कहूंगा कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम आप जरूर करिए। मैं बहुत ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई तो मैं 11वीं में पढ़ा, संघ का स्वयंसेवक था, तो मैं उस समय वो इमरजेंसी के खिलाफ लगे, साइकिल स्टैंड मशीन में वो पॉम्पलेट निकालना और पहुंचाना, ये काम मेरे पास था। तो मेरा पूरा ध्यान इमरजेंसी के खिलाफ है, तो मेरा एजुकेशन करियर था और मुझे 52% मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26 मिले। तो मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन को मुझे 50% के ऊपर इंजीनियरिंग में मिलती है। अब मुझे 9 डिग्रीज मिली है, डॉक्टरेट्स, उसमें से 5 मुझे एग्रीकल्चर साइंस की मिली हुई है। और अभी भी मैं
डॉक्टर नितिन गडकरी लगाता नहीं, तो मुझे पूछा मैं आप क्यों नहीं लगाते, तो बोला जो आदमी इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया वो डॉक्टर कैसे होगा। तो मैंने आपको कहना वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आप दिल्ली में मत जाइए, देखो आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान पानी समस्या है। और हमने जो काम शुरू किया, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। जैसे आप जब जवान होते हो तो नौकरी करते हुए बैंक में डिपॉजिट करते हो और रिटायर्ड होने के बाद उस पैसे के ब्याज पर जीवन जीते हो, वैसे ही पानी को डिपॉजिट करना। और मैं आपको बताऊँ इतना बड़ा काम हुआ, जिस बुल्ढाना जिला था जहाँ अजिंठा है, एरुल, वहाँ 19% एरिगेशन था, अब वहाँ 42% हुआ और फ्री ऑफ चार्ज हो गया। मैंने NHI से जो मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगता है, तो नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण किया, तालाबों की मिट्टी निकाली, रोड में लगा, फोकट में काम करके दिया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में 36 तालाब बना दिए, 350 एकड़ इरीगेशन था, 6000 एकड़ परमणी के अनुसार पूरा काफी जगह फोकट में काम हुआ। तो एक तो हमें पानी को बचाना, बाढ़ के कारण टेकिंग वाटर फ्रॉम वन बेसिन टू अनदर बेसिन। मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, मैंने 49 प्रोजेक्ट्स रिवर कनेक्टिविटी के किए, जिससे बाढ़ आएगा ही नहीं। और अगर ये हमने ठीक प्रकार से कर पाएंगे और हमारा इरीगेशन अगर 60% के ऊपर जाएगा तो किसान आत्महत्या क्यों करेंगे। गाँव गरीब मजदूर किसान का जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित एक विकास का नया मॉडल अगर हम सक्सेसफुल करेंगे तो लोग गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता क्यों आएंगे। तो स्वदेशी और स्वावलंबन के आधार पर ग्रामीण भारत का गांव गरीब मजदूर किसान का विचार करते हुए और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए प्रदूषण मुक्त एक डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स के आधार पर उनका विकास का मॉडल कैसा होगा। शहर में से झोपड़पट्टी का निर्मूलन होकर गरीबों को मकान कैसे मिले, 24 घंटे पानी कैसे मिले। और ये जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण, मुझे याद है आदेश कुमार जी को पता होगा कि मैं 7 साल से हमारे शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूँ। 7 साल हो गए। जब मैंने प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की तो लोग मेरी हंसी उड़ाते थे। आज हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 300 करोड़ रुपए टॉयलेट का पानी बेच के मिलता है साल, 300 करोड़। और अभी ये मथुरा में हमने प्रोजेक्ट किया हाइब्रिड एन्यूटी, मथुरा का 80 MLD स्लज, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी है, वो 40% भारत सरकार ने दिया, हमारे डिपार्टमेंट 7% उन्होंने लाए और वो स्लज से शुद्ध पानी निकालते और इंडियन ऑयल की रिफाइनरी मथुरा को देते हैं। वो पहले यूपी सरकार को 25 करोड़ देते थे, अब 20 करोड़ दे रहे हैं और मथुरा का 1 रुपया न खर्चा करते हुए 80 MLD स्लज, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास, रबर सबका रिसाइकलिंग होता है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मीथेन निकालकर हाइड्रोजन बनता है। मेरे पास हाइड्रोजन पे चलने वाली गाड़ी है और गाड़ी का नाम है मिराई, जापानी वर्ड है, मिराई मीन्स फ्यूचर। और आने वाला युग हाइड्रोजन का है और अगर हम ये हाइड्रोजन हमारे कचरे से बनाएंगे, पानी से बनाएंगे, अब आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम भारत विकास परिषद है, हम हमारे देश को ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनाएंगे। ये हमारा ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसके आधार पर हम देश को सामाजिक आर्थिक तस्वीर को बदल सकते हैं। We need to inspire and motivate the people of our country in a proper direction. और ये काम भारत विकास परिषद करती भी है और इसके साथ नए नए इस क्षेत्र में काम करेगी, आप लोगों को प्रेरणा देंगे तो विकसित भारत का सपना पूरा होगा। हम विश्व शक्ति बनेंगे, महाशक्ति बनेंगे, हमारा जीवन तो अच्छा होगा ही, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स डोमेस्टिक हमारा सुधर जाएगा, सबको घर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे, प्रगति होगी, विकास होगा, जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में ऐसा होगा। और दूसरी ओर जो उनके पास नहीं हमारे पास है, इतिहास, संस्कृति, विरासत, रामायण, महाभारत, भगवद गीता,
भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, इन सबके विचारों को एक लेकर हम विश्व को दिशा देने की ताकत भी रखते हैं। एक तरफ तंत्रज्ञान विज्ञान का उपयोग करके आर्थिक विकास, नॉलेज एज ए पावर, उसका उपयोग, दूसरी तरफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके सस्टेनेबल विकास, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, इसका निर्माण करना, तीसरी ओर गांव, गरीब, मजदूर, किसान की गरीबी दूर करना और एक विश्व की महाशक्ति बनाकर विश्वगुरु हमारे देश को बनाना। हम अधिकारवादी और विस्तारवादी नहीं है। नेपाल और भूटान हमसे नहीं डरते, हमने उनकी जमीन हड़पने की कभी कोशिश नहीं करते। हम निश्चित रूप से पूरे विश्व का कल्याण हो, यही हमारे संस्कृति में कहते हैं। हमारा भी विकास होगा और विश्व का भी कल्याण होगा, और वो करने में हमारे देश को जो दिशा देनी है उसमें आप जैसे विकास परिषद का, भारत विकास परिषद की भूमिका महत्वपूर्ण है। और इसलिए समाज के ऐसे क्षेत्रों को चुनकर उनको अगर प्रेरणा देकर, विजन देकर कुछ करने का एक मोटिवेशन हमारे द्वारा होगा, तो हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारे ऊपर सर्वोपरि है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, यही हमारा उद्देश्य है। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, ये हमारा संस्कार है। हम निश्चित रूप से भारत विकास परिषद भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमें उस प्रकार के विकास का मॉडल तैयार करके हमको तेजी से आगे चलना है, और यही काम भारत विकास परिषद करती है। फाउंडेशन डे में आप यही संकल्प करके और गति से आगे काम करेंगे, और भगवान आपको इस काम में, भारत माता आपको आशीर्वाद देगी, आप यशस्वी होंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हम बिल्कुल जो आपका विजन है हम उसे मूल मंत्र मानकर पूरा प्रयास करेंगे, और आगे सर रिपोर्ट देते रहेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारे मध्य उपस्थित है सुधीर सिंह जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप BFS में वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके बाद नरेश खन्ना जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आप MJ ज्वेलर्स ओन करते हैं। गुंजित सिंह बख्शी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। आप CMD बख्शी ग्रुप से हैं। सिमरनजीत सिंह जी हमारे मध्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप रियल टेक बिल्डर्स में CMD हैं। इसके साथ हमारे मध्य उपस्थित है तनुज सहगल जी, आप MJI में CMD हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर अमित कुमार, आप धर्मशिला हॉस्पिटल में कार्डियो सर्जन हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉशिंगटन इरविंग के शब्दों में ग्रेट माइंड्स हैव पर्पसेस, अदर्स हैव विशेस। एक अभी हमने सुना सर को, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री आदर्श गोयल जी से कि वे आशीर्वचन दें व हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, श्री सुरेश जैन जी, श्री कल्याण सिंह जी, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अभी आपने आदरणीय गडकरी जी का उद्बोधन सुना, और हम सब उनको जानते हैं, उनका हाई परफॉर्मेंस लेवल सारे देश को पता है। आपने जो विचार रखे, आपने एक नया विजन भी दिया है, एक नया गोल भी दिया है, एक नया एजेंडा भी दिया है, और उस एजेंडा पर काम करने की आवश्यकता है। आपके सामने भारत विकास परिषद के विषय में सब परिचय पहले से एक डॉक्यूमेंट्री में दिया गया, और अब वो 62वां हम फाउंडेशन डे आज मना रहे हैं। आपने जो गडकरी जी ने कुछ बातें कही हैं, उनके विषय में ही मैं
मुझे कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं, उसी में से एक दो बात मैं थोड़ा दोहराना चाहता हूँ कि क्या एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, और भारत विकास परिषद वो भी एक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रही है। सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन समाज के स्तर पर भी आपने बताया कि बड़ी भूमिका भारत विकास परिषद की हो सकती है। बहुत से मॉडल्स चलते हैं, विश्व में बहुत से मॉडल चलते हैं, और डेवलपमेंट क्या है इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा होती है। तो क्या केवल वेल्थ जनरेशन, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गडकरी जी ने भी बताया कि मुझे पूछा गया तो उनका नाम ना लेकर जिसमें मानवता को कुछ सुख प्राप्त हो, ऐसा जो विकास है वो आपने भी उनके बारे में बात। 1890 में मैक्स मूलर एक जर्मन स्कॉलर थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनकी एक लेक्चर सीरीज हुई, तो उसको पब्लिश किया गया। उसका टाइटल है व्हाट इंडिया कैन टीच द वर्ल्ड। और मैक्स मूलर ने बताया कि भारत के जो यूनिकनेस है हर क्षेत्र में, भारत का जो विचार है, उससे ही विश्व को रास्ता मिल सकता। आपने भी कहा कि हम कोई किसी की जमीन हड़पना नहीं चाहते, हम किसी को एक इंपीरियलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन इंपीरियलिज्म से विश्व में अपनी शक्ति से दूसरों को शोषित करना या दूसरों के ऊपर कब्जा करना, इसका परिणाम विश्व में क्या हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 9 लाख लोगों की मृत्यु हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, 75 मिलियन पीपल, यानी 7.5 करोड़, जिसमें से 2 करोड़ मिलिट्री के थे, 5.5 करोड़ सिटीजन्स थे। 1947 में पार्टीशन हुआ, मोर देन 1 मिलियन डेथ्स। तो ये क्यों है? अभी आपने बात क्लाइमेट चेंज की, पर्यावरण, और स्थिति बहुत डेंजरस मानी जा रही है। अभी हमने गर्मी दिल्ली की देखी, और गडकरी जी ने भी कहा मैं आता हूँ तो दिल्ली में मेरा रहने का मन नहीं करता, दिल्ली से बाहर जाना चाहिए। तो दिल्ली में तो हमें रहना है, बहुत से लोगों को तो रहना है, आप तो चले जाएंगे, हमें तो रहना है। तो स्थिति के साथ हम कैसे उसको फेस करें। फरवरी अभी पिछले साल 6th IPCC रिपोर्ट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल, और उसमें उन्होंने बताया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर राइज हो गया है। तो क्यों हो रहा है डैमेज? आपने मैरिजेस के बारे में बात की। इंग्लैंड में, US में 20 लाख मैरिज में से 8 लाख डाइवोर्स हो, और 1% लोग सुइसाइड करते हैं। सब कुछ होने के बाद कोई पैसे की कमी नहीं है। 5% टोटल पॉपुलेशन US में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। 9 अप्रैल 2024 को UK के प्राइम मिनिस्टर सुनक का स्टेटमेंट छपा, जिसमें उन्होंने कहा 22% वर्कफोर्स इज एब्सेंट ड्यू टू मेंटल हेल्थ इन UK। तो ये एक डेवलपमेंट होना, वेल्थ होना, वो सफिशिएंट नहीं है। लाइफ क्या है उसको समझना जो हमारी विरासत है, लेकिन हम कुछ बदल रहे हैं दूसरों की विरासत को बेटर समझना। तो कैसे, क्या रास्ता विकास का है, भारत का विकास, मानवता का विकास, उसका क्या रास्ता है, ये इस पे जो काम है समाज के स्तर पर होना, ये बहुत आवश्यक है। मुझे आशा है जो 62 वर्ष में जो काम हुआ है और गति से, और जो गडकरी जी ने बातें बताई हैं उन पर गहन विचार करके हम कार्य करेंगे। पर्यावरण की आपने स्थिति बताई, आपने गाजीपुर की बात की,
बड़ी भयंकर समस्या है। 3000 से ज़्यादा देश के अंदर कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। सभी नदियों में जो सीवेज जनरेट हो रहा है सब पीने के पानी में जा रहा है। वो आपने सही बताया कि हो सकता है, ऐसा नहीं है। आपने बड़े बड़े काम किए हैं, ये काम करना भी संभव है, पर उसके लिए एक डेडिकेशन जो चाहिए। लॉज हैं, गवर्नमेंट मशीनरी है, लेकिन समस्याएं बनी हुई। आज के दिन 37% ऑफ पॉपुलेशन, अगर ये सर्वे सही है, इज बिलो द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। 42% चिल्ड्रन under 5 years of age are underweight. There are issues of safety of women, immoral trafficking, और इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स। ये बड़ी एक चिंता की विषय है कि हर रोज, आज भी, कल भी, डेली न्यूज़ में आ रहा है कि इतने लोग मर गए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्री चलाने में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो क्या करना चाहिए? भारत की एक जो संस्कृति है, चाहे वो अलग अलग प्रदेश हो, अलग अलग भाषा, लेकिन उसमें एक कॉमन थ्रेड है, उसमें एक यूनिटी है। आपने कहा जो हमारी संस्कृति है, रामायण, एक विश्व में कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है कि जो राजा बनने वाला है वो जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। और दोनों दो भाइयों में झगड़ा ये है कि आप राज करें, मैं नहीं करूंगा, आप करें। विश्व में उलट उदाहरण बहुत है, ऐसा उदाहरण ये संस्कृति, यानी दूसरों की चिंता, सभी सुखी रहे, अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसको न्याय मिले, उसके लिए काम करें। ये जो भारत विकास का मॉडल है, इसके लिए हमें काम करना है। मैं आप सबका, गडकरी जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सबके सहयोग से और भी गति से हम काम करें। धन्यवाद सर। ये क्या करना चाहिए जो प्रश्न उठा, तो निश्चित रूप से हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है और प्रयास, एक तेजी से प्रयासों में लाने की ज़रूरत है। हमारे मध्य कुछ शिक्षाविद भी हैं। यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर और प्रिंसिपल श्रीमती माया गुप्ता जी। माया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जैन जी, आप मंडावली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। संतोष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इसके अतिरिक्त इंद्र सेन जी, गवर्नमेंट स्कूल कुरेंजी के प्रिंसिपल हैं। इंद्र सेन जी, आपका हार्दिक स्वागत। निकाल देना हमारा अपनी सीट पर कृपया बैठ जाए। कार्यक्रम थोड़ा सा विशेष रहता है, मैं सभी से आग्रह करूंगी। आप कृपया बैठ जाइए। मंत्री जी गए हैं, उनको मुझे आवश्यक काम से जाना था, बाकी लोग आ जाएंगे। आप बैठिए, पीछे बैठिए। अभी निकाल देना। कार्यक्रम का अंतिम चरण है। आदरणीय कर्नल सिंह जी अपने अनुभव की कुछ बातें बताएंगे। कृपया बैठ करके सुनिए। कार्यक्रम को डिस्टर्ब ना करें प्लीज। कृतज्ञता महसूस करना और इसे व्यक्त ना करना ठीक वैसे ही है जैसे एक उपहार को ढके रखना और इसे ना देना, पर हम तो बांटने, साझा करने में यकीन करते हैं। तो मैं हमारे कार्यक्रम संयोजक माननीय श्री कर्नल सिंह जी से निवेदन करूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय आदर्श गोयल जी, अध्यक्ष भारतीय भारत विकास परिषद, श्री सुरेश जैन जी, संगठन मंत्री, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, भारत विकास परिषद के सदस्य, मीडिया के जो लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आज का जो दिन है संगठन दिवस है और ये जो पखवाड़े का अंत हो रहा है, सूरज प्रकाश जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में जो बनाया गया है, ये उसमें विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं।
मुझे जो दायित्व सौंपा गया है भारत विकास परिषद में, वो दो तरीके का है। एक तो संपर्क का। संपर्क का मतलब है कि हमें प्रबुद्ध वर्ग से कांटेक्ट करना है, क्योंकि जो फिलॉसफी है भारत विकास परिषद की कि प्रबुद्ध वर्ग कैसे वंचित वर्ग को हेल्प कर सकता है, और इस फिलॉसफी को पूरा करने के लिए हमें लोगों को जोड़ना है। और हमारे देश में पहले से ही प्रथा रही है कि दूसरों की हेल्प करना। हम अपनी कोई भी फिलॉसफी देख लें, हर फिलॉसफी में, हर दर्शन में सबको समान माना गया है। एक सुरेश जैन जी ने कहा है कि मिनिमम 1000 प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को इस साल जोड़ना है। कोशिश करेंगे कि उनका जो ये डायरेक्टिव है ये पूरा करें। जो हमारा ग्रुप है वो ग्रुप पूरी मेहनत से काम कर रहा है और मीटिंग्स भी किए हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। दूसरा विषय है ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से टेलीमेडिसिन को उपलब्ध कराया जाए, उसके लिए काम शुरू हो गया है। और संभाल का वो सेंटर मान के एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। 12 गांव उसके आसपास चुने गए हैं और संभाल का में हमारा एक छोटा सा सेंटर है, वहां से उसकी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आज हमारे माननीय मंत्री जी गडकरी जी यहाँ आए, वो चले गए हैं, लेकिन मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे इस फंक्शन में आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। मैं उनको कहता हूँ मैन ऑफ आइडियाज। उनके पास बड़े आइडियाज हैं और वो आइडियाज देश के भलाई के लिए हैं। और काफी चीजें उन्होंने यहाँ पर हमको बताई। ई रिक्शा के बारे में बताया, ई कार्ड के बारे में बताया, एथिक्स के बारे में बताया कि हमारी संस्कृति क्या है, सर्वधर्म समभाव के बारे में बताया, और कन्वर्जन की पावर कन्वर्जन उपयोगिता, बस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर देखें तो हर चीज, बायो एथेनॉल, जो पराली की समस्या है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है पराली जलाने से, उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने दिया है। और कहा है कि हमें विलेज एंड पुअर सेंट्रिक इकोनॉमी बनानी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारत विकास परिषद पूरी मेहनत से काम करेगी और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उनका अनुसरण करेगी। आदर्श गोयल जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पॉल्यूशन के ऊपर, किस तरह से देश में पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। उनका एक विजन है और उनको भी मैं भारत विकास परिषद की तरफ से, हालांकि वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके विजन को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्री सुरेश जैन जी कदम कदम पे हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह से ही वो मार्ग को प्रशस्त करते रहें और हम लोग आगे काम करते रहें। जो पूर्वी क्षेत्र है दिल्ली का, पूर्वी प्रांत है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया है, इतना अच्छा फंक्शन किया है। कमानी ऑडिटोरियम में जो कर्मचारी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है, मैं उनको भी बहुत बहुत भारत विकास परिषद की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो अभी उनको पूर्व को जो फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इतना अच्छा फंक्शन किया है, इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए थे, बैठने की जगह भी नहीं बची थी और सब पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रहे थे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं और भारत विकास परिषद को कि उनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए इच्छुक हैं। मैं उन सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ।
जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से भारत विकास परिषद के जो फंक्शन चलते रहेंगे और समाज की जो सेवा का बीड़ा लिया हुआ है उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। इस प्रण के साथ कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे कि इस 61 वर्ष के सुदृढ़ वृक्ष को निष्ठा, परिश्रम व सेवा के प्रति पूर्ण समर्पण से ऐसे सींचे कि इसमें स्वस्थ, समर्थ, संस्कारित भारत रूपी फल सजे। कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि परंपरा है कि हम राष्ट्रगान से समाप्त करते हैं कार्यक्रम को। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।